नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवींद्र। हमारे साथ मौजूद हैं 2014 के लिए उत्कृष्ट सांसद का सम्मान पाने वाले हुकुमदेव नारायण यादव, जो कि लोकसभा सांसद हैं। मधुबनी, बिहार से आप आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने जब सफ़र शुरू किया था संसद का, और तब से लेकर अब तक एक लंबा ज़माना, मैं कहूँ, जब पहली बार आप संसद आए, पहुँचे, क्या बड़ी भावनाएं थी, क्या करने का जज्बा था, और आज 2018 में वो कितना सपना पूरा हुआ है? देखिए, संसद में आने से पहले उत्तर प्रखंड के सब जो मुखिया थे, वो हमारे यहाँ उनको मुखिया कहते हैं, वो सब ने मिल के कहा कि आपको प्रखंड के पंचायत समिति का अध्यक्ष बना देंगे, पंचायत परिषद का। सब ने बना दिया। फिर कर्पूरी जी की सरकार बनी थी, तो उसमें उन्होंने सरकार की तरफ से मुझे दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया। फिर असेंबली का चुनाव लड़े तो 3 बार बिहार विधानसभा में रहे। फिर जेपी मूवमेंट में इस्तीफा दिया, जेल में गए। 77 इमरजेंसी के बाद 20 महीना जेल में रहे, सेल में रहे। 10x6 की कोठरी में बंद रहते थे। 80 किलो वजन था जब जेल में गए, निकले तो 60 किलो वजन था। 20 किलो हड्डी मांस सब जेल में ही उस समय की जो सरकार थी उसने पचा दिया। अब 77 में जब आए तो एक सामाजिक डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व के कारण, और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में संघर्ष करने के कारण, और कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में हमारे समाजवादी आंदोलन के नेता थे, उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व के कारण जो लोगों पर प्रभाव पड़ा था, उसके कारण 77 में जब हम लोकसभा में आए तो एक अंदर से गर्मी थी। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन, एक आग थी कि हम लोग उसको चाहते थे। समाज को कैसे बुनियादी परिवर्तन जो लोहिया कहते थे कि कैसे किया जाए। उस समय 77 में अगर आप निकालेंगे आंकड़ा, तो सबसे ज़्यादा नौजवान 77 के लोकसभा में जीत के आया था। बिल्कुल सही कहना। उतना फिर कभी जवान नहीं आया। तो ये जो मंच रहा संसद का एक सांसद के तौर पर, और जिन मुद्दों को लेकर आपने शुरुआत की, इस मंच ने उसमें कितनी मदद की, अगर आज 2018 में उसको देखें तो? देखिए, धीरे धीरे जो उस गर्मी जो लोगों की थी, वो शांत इसलिए होती गई कि जो उसमें से लोग सत्ता में जाने लगे, तो सत्ता के सुख के कारण, सुविधा के कारण वो गर्मी नहीं रही अंदर की, क्योंकि सत्ता के सुख ने और सत्ता की सुविधा ने सबको कुछ न कुछ जकड़ा, जो समाजवादी आंदोलन से भी। वैचारिक सोच को बदला, आप ये कहना चाह रहे हैं? वैचारिक सोच उनके न बदले हो। वैचारिक सोच हो तो मुंह से, वाणी में उनकी कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके कर्म में, व्यवहार में परिवर्तन आया। जैसे समाजवादी आंदोलन में हम थे, तो हमारे साथ में जो 67 में एमएलए बन के आए थे, उसमें एक भगवती देवी थी जो सड़क के किनारे गिट्टी तोड़ती थी, पीडब्ल्यूडी की मजदूरनी थी। और डॉक्टर लोहिया के आंदोलन में वो निकल के आई, एमएलए बनी, बाद तक एक बार लोकसभा के सदस्य भी बनी थी। ऐसे बहुत लोग थे जो गरीबी से उठ करके, निर्धनता से, गरीबी से लड़ते हुए, जूझते हुए, सामाजिक आंदोलन करते हुए, हर साल जेल में जाना, हर साल लाठी खाना, हर साल 2-3 महीना जेल में बंद रहना, 9 अगस्त को हर साल भारत बंद करना, ये हम लोगों का बिल्कुल स्वभाव बन गया था। और जहाँ कहीं भी गरीब के खिलाफ कोई अन्याय हो, जुल्म हो, वहाँ जा कर के जुल्म मिटाओ सम्मेलन करना, उसमें भाग लेना, फिर ज़मींदारों से लड़ना। तो जीवन उसी में गुजरते चले गए, और फिर उसके बाद सरकार से लड़ना। लेकिन आज के दौर में तो आप लगातार हम देखते हैं कि संसद में तमाम, चाहे वो मुद्दे बड़े हों, किसी राज्य की हों, किसी भी समाज की हों, या फिर देश में नए कानूनों को बनाने की दिशा में की गई बहस हो, आप सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं, और उसमें आपकी हिस्सेदारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। आज के दौर में
कुमदेव जी, किस तरीके की चुनौती आपको दिखती है एक सांसद के सामने? जो जनता के मुद्दे हैं, क्या वो उनको उस तरीके से उठा पा रहा है जो 70 या 80 या 90 के दशक में उठाते थे, या उससे बेहतर तरीके से अपनी बात को रखता है? मान लीजिए आपने गुड़ नहीं खाया तो कोई अगर पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है तो आप कहेंगे मीठा। तो मीठा तो गुड़ भी होता है, चीनी भी होती है, रसगुल्ला भी होता है। उसी तरह से जो आंदोलन में भाग नहीं लिया, गरीबी को नहीं देखा, गरीब के बीच में नहीं गया, जो उनके साथ नहीं सोया। हम लोग समाजवादी आंदोलन में थे तो गरीब के साथी के यहाँ जाते थे तो रात में खाना खाते रहता था, तो कहता था आइए 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 खाइए, तो उसी थाली में एक तरफ वो गरीब खाते रहता था, एक तरफ हम बैठ के खाते थे उन्हीं के साथ। वो क्या कहते हैं, पुराने कपड़े के जो सिए हुए कथरी होते हैं, जो आज दिल्ली में जो फुटपाथ पर सोने रहने वाले जो ओढ़ते हैं, ऐसे ही होता था। उसमें दोनों जने रात भर सोते थे, सवेरे फिर आगे चलते थे। तो एक है गरीबी की बात करना, एक है गरीबी को भोगना। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गरीबी को भोगा है और गरीबी को आंख से देखा है। ये नहीं है कि गरीबी की बात केवल करते हैं, उनको गरीबी को भोगा है, गरीबी को देखा है। अपनी माँ को गरीबी को देखा है, हमने अपनी माँ की गरीबी को देखा है। हमने उनको वो लकड़ी और वो उपले के धुआं में चूल्हा बनाते आंख लाल होते देखा है, पसीना पसीना होते देखा है, उनके वो मोतियाबिंद होते देखा है। एक आंख चली गई थी। ये बरसात के समय में, जाड़े के समय में टिपी टिपी पानी पड़ रहा है, सड़कें कच्ची थी। अब तो सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण गांव की लगभग 80-90% सड़कें पक्की हो चुकी है, लेकिन सड़कें कच्ची थी, इतनी कीचड़ होते थे। सभी गरीबी के कारण बाहर बरसात के समय में जब सोच जाती थी औरतें तो कपड़े उनके गीले हो जाते थे, गाँव में पैर में कीचड़ लिए हुए आके उसी तरह सो जाते थे भीगे कपड़े के साथ। ये जो हिंदुस्तान की अवस्था आज भी कुछ न कुछ इलाके में बनी हुई है। जब तक उनके घर में खुशहाली नहीं आती है, जब तक उनके चेहरे पर लाली नहीं आती है। कितने लोग हैं राजनेता जो हिंदू, ये दिल्ली के अंदर जो 10 लाख आदमी, 20 लाख आदमी जो फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, जिनकी करुण कहानी मैं संसद में सुनाता हूँ। किसको, कौन है जो उनके साथ अपनी आत्मा से जुड़ता है? तो आप कहेंगे सांसद को जिन मुद्दों को उठा रहा है, जिस जनता के लिए उठा रहा है, उनके साथ खुद को जोड़कर पहले खड़ा करना होगा और तब उसकी आवाज़ बने तो बेहतर तरीके से समझा पाएगा। ठीक। सवाल ये है कि ऐसे में कुमदेव जी, जिस तरीके से देश में, क्योंकि आप भी सरकार में रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों को देखा है, सरकारें जिस तेज़ी के साथ प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहा ही जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या उन प्रयासों को कमज़ोर कर देती है। क्या वाकई आज देश के सामने एक बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है, संसाधनों का सही तरीके से वितरण ना होना है, और इस दिशा में एक सांसद के तौर पर आप क्या देखते हैं, इस चुनौती से कैसे निपटा जाना चाहिए? देखिए, जिसको एक कहते हैं कि प्रबंधन, हम राजनीति में आए तब से इस बात को देखते हैं कि यहाँ जनता, जो लोहिया कहे थे, मैं शब्द स्मरण करने लगा कि वो कहते थे कि जनता संसद अभिमुख है, संसद सरकार अभिमुख है और सरकार नौकरशाही के अभिमुख है। इसीलिए सारा देश नौकरशाही का गुलाम है। हिंदुस्तान की जब तक इस नौकरशाही में, जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसको कहते हैं आप नौकरशाही, जो अंग्रेज के तंत्र की देन है, इसका जब तक रूपांतरण नहीं होगा, जब तक इसका सामाजिकरण नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान के अंदर जोड़ लगाने वाले जोड़ लगाएंगे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जितनी योजना चलाए हैं, अगर ये प्रशासनिक तंत्र ग्रामोन्मुखी होता, गाँवोन्मुखी होता, जिसके लिए वो प्रयत्न भी करते हैं, तो जितना लाभ मिला है उससे 10 गुना ज़्यादा लाभ मिल गया होता। आज जो उनकी योजना के कारण 18-20 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं, तो आज कम से कम 50 करोड़ लोग उस योजना से लाभान्वित हो गए होते। लेकिन ये अफसरशाही उन योजनाओं को
रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाती है, गति अवरोधक, क्योंकि उनका सामाजिक चरित्र उनका विपरीत है। सामाजिक चरित्र उनका जो है क्लास कैरेक्टर एंड क्लास इंटरेस्ट, जिसको कहिए वर्ग चरित्र और वर्ग हित। लेकिन उनका कंट्रोल तो सरकारों के पास रहा है और होता है। देखिए, सरकार के पास में कंट्रोल है, लेकिन नहीं भी है, इसलिए कि कोई सरकार अगर कोई प्रधानमंत्री इस प्रशासनिक व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करके ग्रामीकरण करना चाहे, तो आप क्या समझते हैं इतना आसान है क्या? हुकुमदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थे हुकुमदेव नारायण यादव और बता रहे थे कि किस तरीके से 70 के दशक के बाद 2018 तक न सिर्फ मुद्दे बदले बल्कि सांसदों का नज़रिया बदला है और देश के सामने जो चुनौती है उससे कैसे निपटा जा सकता है। फिलहाल अब इतना ही। नमस्कार।